चलो, तो अभी तक अपन ने इन्वेंट्री में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हो गया, बराबर है। 2 आपका होमवर्क रहेगा, जैसा अपन किया था वैसा ही था। बल्कि यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, तो आपको पता है 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, वो कर सकते हो उस हिसाब से। फिर यहाँ पे अभी अपने को थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है? क्या बोल रहे हैं देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। एक कंपनी है या एक बंदा है जिसका नाम है हनुमान, उसका प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है 6 लाख रुपए का। आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 ऑन 31st मार्च 2022। यहाँ पे देखो 31st मार्च को ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल के दे रखा है। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books। उसको बाद में ये इन्फॉर्मेशन पता चली, क्या क्या पता चली वो देख लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च 2022। आपको वापस नया क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, बिकॉज उस क्लोजिंग स्टॉक में ये 5 चीजों की गड़बड़ हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो नया प्रॉफिट होगा वो भी करना है। और ये बेसिकली ये 5 चीजें जो है ना, वो है रेक्टिफिकेशन। क्या है? तो आपने एक चैप्टर भी पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो कुछ चीजें गलत करता है या नहीं करता है, उसको सही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इन्वेंट्री चैप्टर भी है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। दोनों चैप्टर को मिक्स करके एक नया चैप्टर बना दिया तुम्हारा, एक नया क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। इसमें दोनों मिक्स है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है, इन्वेंट्री भी। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने को रेक्टिफाई करना है। क्या करना है? हालांकि इसमें कोई एंट्री पूछी नहीं है रेक्टिफाई करने की, पर फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहला, परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। आपने परचेज किया है, क्या किया आपने? कितना परचेज किया है? 15,000 रुपए का न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग फॉर द शॉप। आप एक शॉप लिए हैं, उसमें न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग कर रहे हैं। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या पढ़ा था अपने? उसमें क्या था बताओ मुझे, कि कोई भी खर्चा अगर अपन करते हैं किसी भी असरत को बनाने के लिए, तो वो खर्चा कैपिटलाइज होता है। क्या होता है? और इसने क्या किया? परचेज किया है, और उसने क्या किया है? उसने नॉर्मल एक्सपेंस में डाल दिया। ऐसा पता चला सर, इक्वेशन देख के पता चलता है। परचेज फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिश। परचेज में आपने ये खर्चा डाल दिया है। अब मुझे बताओ राइट एंट्री क्या होती है? अगर मैं बिल्डिंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसमें जो भी खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होता है। तो एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री होती है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने किस में डाल दिया? परचेज में। मैंने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो बराबर था। क्या बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था? हाँ, बिल्डिंग को डेबिट करना चाहिए था। किसको डेबिट नहीं करना चाहिए था? परचेज को। तो परचेज को हटा देंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर लेंगे। इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बताओ? यस। तो इसकी अगर रेक्टिफाई एंट्री करूँ मैं, ओ एफ यू, ओ एफ यू मतलब ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या एंट्री होगी बताओ? सबसे पहले तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बराबर ना? टू परचेज। देखो परचेज में डाला है, परचेज में नहीं डालना था, इसलिए परचेज डेबिट होता है। आपने हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया। बिल्डिंग जो है उसमें डालना था, आपको कैपिटलाइज करना था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होता है। आपने बिल्डिंग को डेबिट नहीं किया है, तो अभी बिल्डिंग को डेबिट कर लो। विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। दूसरा, हनुमान gave away goods value at 40,000 as a free sample for which no entry was made in the books of account। हनुमान ने क्या किया है? फ्री सैंपल में गुड्स बांटा है। क्या बांटा है फ्री सैंपल में? जिसकी कोई एंट्री पास नहीं की है। तो बताओ फ्री सैंपल में गुड्स बांटने की क्या एंट्री होती है? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, या इसको एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टू गुड्स गया तो टू परचेज तुम्हारी एंट्री क्या होती है? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज कितनी होती है? 40,000 से। बोलो क्या ये दो एंट्री समझ में आई? तो डाउट है तो आप बोल सकते हैं। समझाए? Invoice for goods amounted to 2,50,000 had been entered in on 27 March, but the goods were not included in the stock।
क्या बोला ये बताइए। पहले तो ये बताओ ये गुड्स बेचा है कि खरीदा है। बेचा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। परचेज किया है, कुछ लोग बोले परचेज किया है, कुछ लोग किया बेचा है। सोचो सोचो। तो देखो हमने परचेज किया है, क्या किया है, तभी तो ये बोला बट गुड्स बट नॉट इंक्लूड इन द स्टॉक। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने गुड्स इंक्लूड नहीं किया, मतलब सेल के टाइम में तो इंक्लूड करते हैं, तो माइनस करते हैं, हटाते हैं। यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रहा है। परचेज किया हुआ, क्या किया होगा अपन ने। समझ में। तो ये क्या बोल रहा है, invoice for goods amounted to 2,50,000 have been entered on 27 March but the goods were not included in the stock। सॉरी। तो ये बोल रहा है इनवॉइस तो एंट्री पास कर ली, इनवॉइस तो तुमने डाल दिया है, बट आपने उसको क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया। कहाँ पे नहीं लिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में लेने की एंट्री बताओ, तुमने फाइनल अकाउंट पढ़ा है। सॉरी, हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा है। बताओ क्लोजिंग स्टॉक में लेने की क्या एंट्री होती है। वेरी गुड, क्या बोला। वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सही एंट्री है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को लेने की यही एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, कितना अमाउंट है, 2,50,000। ये एंट्री पास करनी थी, आपने नहीं किया, आपने बिल बना दिया तो क्रेडिटर वाली एंट्री हो चुकी है, परचेज टू क्रेडिटर वो हो चुकी है, सिर्फ आपने इसको लेने की एंट्री पास नहीं की। आगे बढ़ो। इन मार्च 2022 goods of 2 lakh sold and delivered but taken in the sales for the April 2022। अब ये क्या बोल दी, पढ़ो और बताओ मुझे, समझाओ चलो। In March 2022 goods of 2 lakh sold and delivered but taken in the sales for April 2022। आपने गुड्स सेल किया, डिलीवरी भी किया, बट आपने उसकी एंट्री कब पास की है, अप्रैल। तो मार्च में एंट्री पास की होगी, कर लो। क्या एंट्री होती है सेल की, बताओ मार्च में। स्टेटस अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, जो भी आपको बोलना है। ये नॉर्मल एंट्री, कितना अमाउंट है, 2 लाख। अब देखो लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 पर sent on sales or return basis on March 2022 at a margin profit of 33.3 यानी 1/3 on cost। So the approval was given in April, these were taken as a sales in March 2022। तो देखो आपने गुड्स सेल्स और अप्रूवल पे बेचा था, बराबर है। तो क्या उसने मार्च में अप्रूवल दिया कि नहीं दिया, नहीं, उसने अप्रूवल अप्रैल में दिया। तो आप बताओ क्या मार्च में इसने सेल की एंट्री मारी थी तो भेजने की, क्या वो रियल में सेल हुआ कि नहीं हुआ, मार्च में नहीं हुआ, पहले तो उसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या होती है रिवर्स एंट्री, बताओ उसकी, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अपने सेल की जो वैल्यू होगी वो आपको लेके आना। क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू 75,000 कॉस्ट है, क्या है। तो आप सेल की एंट्री सेल पे मारते हो, कॉस्ट पे मारते हो, सेल पे। अभी आप उसको सेल निकालना है, तो 75,000 कॉस्ट है, 33 यानी 1/3 इस पे कमा रहा है, कितने में बेचा होगा सोचो।
अरे 75,000 में आपने कोई आइटम ली है, उसके ऊपर आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 1/3, 75 का 1/3 कितना होता है? 25,000। बताओ कितने में बेचोगे? 1 लाख। ये समझ में आया? तो 1 लाख से आपने सेल की एंट्री पास की होगी, तो रिवर्स में कितने से होगी? 1 लाख से। तो ये एंट्री होगी। समझा? ये समझा कि नहीं समझा? देखो मैंने आपको कोई सामान बेचा, ये बोल के तुमको पसंद है तो रखना, वरना वापस कर लेना। तुम लेके चले गए, मैंने उसको सेल मान लिया। क्या मान लिया? कि भाई ये तो पसंद आ ही जाएगा। अभी तक तुमने 31 मार्च तक पसंद नहीं किया है, क्या मेरा वो सेल हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। मैंने जो सेल की एंट्री मारी होगी वो कुछ काम की नहीं है, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल की एंट्री थी डेटर्स टू सेल, रिवर्स एंट्री क्या हुई? सेल्स टू डेटर्स। ठीक है, 1 लाख से मारी होगी तो 1 लाख से रिवर्स होगी। पर एक प्रॉब्लम है, जब मैंने इन्वेंट्री वैल्यू की होगी तो जो मेरा गुड्स है, क्या वो इसमें आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं आया होगा, क्योंकि वो तो किस कस्टमर के पास में पड़ा है, तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। स्टॉक को लेने की एंट्री क्या होती है? अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ी है, क्या एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट ये जो स्टॉक हम ऐड करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, स्टॉक को ऐड करना है कॉस्ट और एनआरबी बीच में लोअर। एनआरबी तो है नहीं बट कॉस्ट तो है, तो सेल पे करूंगा कि कॉस्ट पे करूंगा? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी थी? 75 था। इतनी एंट्री अपने को। अब वेट में ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। मैंने नेगेटिव में पढ़ा था, अगर फाइनल अकाउंट बन चुका होता है तो ट्रेडिंग और पीएनएल की आइटम होती है, उसके बदले क्या आता है? पीएनएल एडजस्ट, प्रॉफिट चेंज होता है। तो हम भी इसमें भी सेम रूल अपनाएंगे। तो जहां जहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है उसके बदले लिखेंगे पीएनएल अकाउंट। क्या लिखेंगे? क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इधर आएगा, इधर दोनों तरफ आएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी वो होता है और परचेज भी क्या होता है? पीएनएल में आता है, बराबर ना? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट भी पीएनएल में आता है ना, नाम ही है ट्रेडिंग अकाउंट। ये भी आएगा। स्टेटस टू सेल ये भी आएगा, सेल्स ये भी आएगा। और ये भी आएगा। नहीं, वो तो बैलेंस शीट में आता है ना, मेन बैलेंस शीट में आ गया दोस्तों। नहीं, ठीक है। इस तरह से ये इतनी एंट्री अपने को करनी है विद पीएनएल एडजस्टमेंट। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट बनाने का है तो क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करने का है? लेजर बनाओगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का लायबिलिटी बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड नाउ कितना प्रॉफिट आपने निकाला था क्वेश्चन के हिसाब से? 6 लाख। कितना निकला था? क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन यानी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आप एंट्री शुरू करो, एक एक एंट्री बताने जाओ। पहली एंट्री बताओ, पीएनएल एडजस्टमेंट में कहाँ पे आएगा? बाय में आएगा। बाय बिल्डिंग कितना आएगा? बाय बिल्डिंग का कितना आएगा? 15,000। ये वाला पहला हो गया। दूसरा वाला दोनों तरफ आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हो रहा है। एक तरफ लिखेंगे तो मैं लिखूंगा टू परचेज, कितना था तुम्हारा? तो वाला 40,000। और इधर आएगा तो बाय फ्री सैंपल 40। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट सेम हो गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लाइक 50,000। उसके बाद में क्या क्या? डेटर्स टू सेल्स, तो बाय डेटर्स कितना है? 2 लाख। फिर यहाँ पे पेनल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स 1 लाख। तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक
है 75,000। तो आप मुझे बताओ कितना फाइनल आंसर आ रहा है। आया 10,40,000। मुझे बताइए फाइनल आंसर यहाँ पे लिखते हैं एडजस्ट, पूछा था लिखते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट ना, एडजस्टेड। बोलो समझ में आया ये वाला, पेंटी का लीजिए पोस्टिंग या आर्गुमेंट। दूसरा इसने पूछा है कि आपको वापस नया क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये सब होने के बाद अपन वापस निकालेंगे रिवाइज्ड, मतलब इन एंट्री की वजह से मेरे क्लोजिंग स्टॉक में क्या फर्क पड़ा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला था पहले, क्लोजिंग स्टॉक गिवन गिवन इन क्वेश्चन कितना है, 3,75,000। ठीक है, आएगा 3 लाख। अभी आप इन एंट्री में देखो कहाँ कहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट हो रहा है। पहली एंट्री में कोई स्टॉक नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में तो है। अच्छा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, डेबिट होता है, डेबिट होने पर और इंक्रीज होगा। तो ये 2,50,000 अपना आ गया, ये 2,50,000 इसमें ऐड कर लो। ठीक है। अच्छा ये तीसरा पॉइंट क्या था वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन में, जो अपन लिखने में काम आएगा। भाई आपने इनवॉइस तो कर लिया बट स्टॉक लिया नहीं था। अब मैं लिखता हूँ इनवॉइस मेड नॉट, ये तो हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं, डेटर्स टू सेल्स तो हो गया, मतलब नहीं है। अब सेल्स टू डेटर्स, इसमें भी स्टॉक नहीं है। एक और स्टॉक नीचे आया, गुड्स ऑन अप्रूवल वाला 75 का, इसमें भी बड़ा है, ये भी ऐड हो जाएगा। कितना है 75। बताओ फाइनली जो आया है। बोलो, डाउट है तो आप बोल, कुछ समझ में आया पक्का, ये एंट्री कर लो तक।
तो अभी अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको करो, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मत कर लो भी, सुनो बात नहीं, इधर देखो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक इन द बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून 2020। तो आपने क्या किया, फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई किया है, कभी वेरीफाई किया है 23 जून को, कभी वेरीफाई किया है 23 जून को। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 48 लाख, कितना स्टॉक का वैल्यू था 48 लाख। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून, ये इन 7 दिन के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट अ कॉस्ट फॉर 2,40,000 पर अनसोल्ड, कितना मस्त चीज है। कंसाइनमेंट में क्या होता है कि मैं अपना गुड्स किसी और को बेचता हूँ, मेरे भी यहाँ पे तू बेच दे उसको, तो बेचारा बेच देता है। अच्छा, कंसाइनमेंट में क्या होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते, तो कल अगर वो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ तो मेरा ही नुकसान है, वो गुड्स मेरा ही है, ठीक है। तो अभी उसका गुड्स सोल्ड नहीं हुआ तो मेरा ही गुड्स है, उसका गुड्स हुआ, जब मेरी इन्वेंट्री वैल्यू होगी तो उसमें आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए ना, ये अपन ले लेंगे। बट जब हमने फिजिकली वेरीफाई किया होगा तो उसमें तो नहीं होगा, कि उसमें तो किसके पास में पड़ा है, दूसरे के पास में पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या अपनी इन्वेंट्री में इसको लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, हम इसको ले लेंगे अपन। फिर 31 मार्च को अपन वैल्यू करें 30 जून है ना, 30 ये अपने फिजिकली वेरीफाई किया है, वो अपने पास में है स्टॉक। कौन सी डे पे है स्टॉक? एज ऑन 23 जून। कितना है? 48 लाख। ठीक है, 23 जून को अपने पास में स्टॉक है, कितना है स्टॉक है? 48। अब आगे समझो। अब मैंने बोला कि ये जो गुड्स है किसी और के पास में पड़ा है, तो जब फिजिकली वेरीफाई किया होगा तो उसमें नहीं होगा, ये गुड्स तो हमारा है ना, अपने स्टॉक में आना चाहिए, इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है? इसमें ऐड करेंगे, ऐड, हमेशा गुड्स में कॉस्ट ही ऐड करना, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स है, ठीक है, ये कॉस्ट ऐड करना। कितनी है कॉस्ट? 2,40,000, ये तुम्हारा गुड्स 2,40,000 का तुम्हारा है। अब इन 6-7 दिन में हमने 4 लाख का गुड्स परचेज किया है, जिसमें से 1,60,000 का तो हमको रिसीव हो गया, आउट ऑफ विच नेक्स्ट टाइम में हुआ, ठीक है, और बाकी हो गया। तो मुझे बताओ, मेरा परचेज टोटल 4 लाख का है, उसमें से 1,60,000 अभी डिलीवर नहीं हुआ है 30 जून तक, पर कितना हो चुका है? तो मुझे बताओ कितना हो चुका है, डिफरेंस निकालो। परचेज कितना आ गया वो देख लो, टोटल था तुम्हारा गुड्स था 4 लाख का, जैसे 1,60,000 का डिलीवर अभी तक नहीं हुआ है 30 जून तक, कितना डिलीवर हो चुका है? 2,40,000। पर जो डिलीवर नहीं हुआ है वो भी तो तुम्हारा ही है, रास्ते में, तो बोलते हैं इन ट्रांजिट, क्या बोलते हैं इसको? वो है रास्ते में। जैसे तुमने 2 मोबाइल फोन परचेज की, एक मोबाइल फोन डिलीवर हो गया, दूसरा अभी भी रास्ते में दिखा रहा है, तो तुमको पूछे तुम्हारे पास में कितने फोन है, तो एक होगी, दो होगा, दो, क्या बोलोगे? एक तो मेरे हाथ में है, दूसरा भी रास्ते में आ रहा है। समझ में आया? इसे बोलेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, क्या बोलेंगे इसको? ये भी परचेज ऐड होगा, बट इसको अपन इन ट्रांजिट बोलेंगे। ये रिसीव हो चुका था और ये टू बी रिसीव्ड है, तो ये भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा, मतलब मोटा मोटी पूरा 4 लाख का परचेज तुम्हारा ऐड हुआ, क्योंकि वो सारा कुछ तुम्हारा ही हो गया, तुमने परचेज कर लिया, तुम्हारा हो गया। क्या ये तुमको समझ में आया? समझाए? मेरी क्लास में 4 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया, उसमें से 30 जून तक तो ऑलरेडी 2,40,000 बच्चे आ गए थे, और 1,60,000 अभी आने बाकी है, वो बोले 4 तारीख से आएंगे, बट मेरे एडमिशन तो 4 लाख हुए ना, जब मैं बच्चे अपने बताऊंगा तो कितने बताऊंगा? 4। तो वैसे ही ये वाला भी हो गया। देखो 1 और 2 तो बहुत ईजी है, अब ये सारा गेम इन दोनों का ही है। आपकी सेल्स हुई है 13,60,000, कितनी सेल हुई है?
उसके अंदर में से 3,20,000 का आपने अप्रूवल पे भेजा। किस पे भेजा है? अप्रूवल में, मतलब कोई पर्सन आया तो लेना, वरना वापस कर लेना। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून। 30 जून से पहले ही उसने आधे गुड्स तो वापस कर लिए अपने को, बट अभी आधे अभी तक वापस हुए। आगे क्या बोला है? गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। आप गुड्स को कॉस्ट प्लस 25% में बेचते हो। However, goods costing 2,40,000 had been sold for 1,20,000। तो अब मुझे सबसे पहले ये बताइए, इसमें मैं सेल माइनस करता हूँ कि COGS करता हूँ? COGS। तो सारा गेम इसका ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, COGS। यहाँ COGS के लिए अपने को चाहिए एक तो सेल्स। क्या चाहिए अपने को? वो क्वेश्चन में दे रखा है कि सर आपका सेल जो हुआ है वो हुआ है 13,60,000। कितना सेल हुआ है? ठीक है। अब मुझे सेल वैल्यू चाहिए कि इसके अंदर कॉस्ट चाहिए? कॉस्ट। ये प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। बट उस प्रॉफिट से पहले अब मुझे पहले ये बताओ कि कितना गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजा था इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें से कितना वापस आ चुका है? हाफ। एनिबल 60 का, तो वो तो हाफ आ गया। सेल्स रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो वो सेल्स उतना कम कर लेंगे। आपका जो अप्रूवल वाला था, फुल वाला वापस आ गया, तो आधा एनिबल 60 वापस आ गया। मुझे बताइए कितना बच गया ये अपने पास में? 12,00,000। नहीं तुमको समझ में आया? अच्छा, अप्रूवल वाला वापस आ गया तो मैंने रिटर्न की एंट्री तो मान ली, पर क्या वो गुड्स मेरे इन्वेंट्री में आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। गुड्स इन्वेंट्री में आना चाहिए तो अपने को ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले भी अपन ने किया है अप्रूवल वाला, तो ये यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड गुड्स ऑन अप्रूवल कस्टमर। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं सेलिंग प्राइस ऐड करता हूँ, कॉस्ट ऐड करता हूँ? कॉस्ट। तो ये 1,60,000 तो सेलिंग प्राइस है, मुझे इसकी कॉस्ट चाहिए तो उसमें से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। बट प्रॉफिट का रेट 25% ऑन कॉस्ट है और वो सेलिंग प्राइस है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ सेल्स में, तो मैं 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधा 20% माइनस कर, मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। बताओ कितना कॉस्ट आया? 1,28,000 गुड्स में। बताओ, तो डाउट है तो गुड्स समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है? अच्छा, मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं सीधा इसमें से, अगर ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, दिस इज माई सेल्स, तो अब मुझे बताओ इसमें से मैं 20% माइनस कर लेता तो मुझे कॉस्ट मिल जाता। बट 20% जब माइनस करता हूँ, उसका मतलब मैंने सारे सेल पे 20% कमाया है। पर क्या इस में एक आइटम है जिसके मैंने 20% कमाया कि कम कमाया है? कम। मैंने 2,40,000 के आइटम को 1,20,000 में बेचा है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया कि लॉस किया? लॉस। ये हो गया एबनॉर्मल आइटम। क्या हो गया ये? राम प्यारी वाला। याद आया? तो अब क्या करते हैं, राम प्यारी वाले सेल को सेल में से माइनस करते हैं। यहाँ से अपने को सेल में से माइनस करना पड़ेगा। सेल्स में से अपन एबनॉर्मल सेल माइनस कर लेंगे। अब एबनॉर्मल सेल का कितना वैल्यू था? 2,40,000। 2,40,000 तो कॉस्ट था। हम सेल में से सेल प्राइस माइनस करते हैं बेटा। तो आपने इसको कितने में बेचा था? 1,20,000। तो हम इसमें से 1,20,000 माइनस कर लेंगे। बताओ, ये तुम्हारा नॉर्मल सेल आ गया। करो माइनस। 10,80,000। 10,00,000 नॉर्मल सेल किया। अब इसमें से मैं आराम से वो 20% माइनस कर सकता हूँ जिसमें मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया होगा। जैसे आपको प्रॉफिट वाला पार्ट माइनस, चलो एट 20%। 10,00,000 सेल्स पे प्रॉफिट कितना होता है? 20%। नहीं, 20% कितना होता है? 2,00,000। अब 10,80,000 में से 2,60,000 माइनस कर लो, 8,64,000 का मेरा COGS हो गया। तो क्या मेरा? और एक मैं याद कराऊँ मुझे, जब मैं एबनॉर्मल आइटम माइनस करता हूँ तो क्या सिर्फ सेल में से माइनस होती है कि ओपनिंग स्टॉक या परचेज में से भी माइनस होती है? उधर से माइनस होती है। मैंने सिर्फ सेल में से माइनस किया है, एक और करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर देखो, ये सब है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज, सब यही है। कहीं पे भी माइनस कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पे भी एक माइनस कर रहा हूँ, ये देखो, एबनॉर्मल आइटम। अब मुझे बताओ, सेल में से तो सेल वैल्यू माइनस होता है, बट ओपनिंग स्टॉक या परचेज में से क्या सेल माइनस होता था? कॉस्ट होता था, कॉस्ट। इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो बेटा जो तुम्हारा एबनॉर्मल आइटम था 1,20,000 का,
उसकी कॉस्ट तुमको क्वेश्चन में दे रखी थी, उसका कॉस्ट था 2,40,000। कितनी कॉस्ट थी? तो ये 2,40,000 आप कितना करोगे तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बताओ कितना आता है, चेक करो। है 1 लाख 44,64 44,64,000 चेक कर लेते हैं। 44 लाख, ये वापस समझिए पूरा। सबसे पहले आपने फिजिकली इन्वेंट्री को वेरीफाई किया है, जो किया है 23 जून को, वो है 48 लाख का। कितने का है? ठीक है। अब आपने बोला कि सर मुझे चाहिए मेरी इन्वेंट्री 30 जून को कितनी होगी, तो अपने को 23 से 30 जून आगे की तरफ बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो परचेज ऐड होगा और सीओजीएस माइनस होगा। तो अभी मैंने कुछ गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा था 2,40,000 का। ठीक है, तो जब मैंने फिजिकली वेरीफाई किया होगा तो वो उसके अंदर आया नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो पड़ा ही नहीं, किसी और के पास, मेरे बंदे के पास में पड़ा है। समझ में आया? अपनी क्लास का बच्चा मतलब किसी दूसरी क्लास में कुछ टॉपिक के लिए भेज दिया, तो क्या वो बच्चा उनका हो गया? क्या नहीं ना, मेरा ही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो फिजिकली काउंट किया तब तो वो नहीं बैठा होगा, बट जब मैं अपने ओवरऑल बच्चे काउंट करूंगा तो उसमें उसको भी काउंट करेगा, तो वो भी आ गया। तो जब मैंने फिजिकली काउंट किया बच्चों को तो 48 लाख बच्चे आए, उसमें से मेरा 2,40,000 बच्चे कहीं और बैठे हैं। तो जब मैं फिजिकली काउंट किया तो उसमें तो नहीं आए, बट जब वो है कहीं और बैठे हुए तो है तो मेरे ही ना, तो क्या उसमें ऐड होंगे नहीं होंगे? होंगे। तो जब मैं अपने बच्चे दूंगा तो 48 लाख प्लस 2,40,000 क्लास के बच्चे उसमें काउंट होंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये ऐड कर लिया। दूसरा, कुछ बच्चों 4 लाख बच्चों ने और एडमिशन लिया है। कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है? 4 लाख। कौन से? इस 7 दिन के बीच में, 23 को अपने फिजिकल काउंट किया, 30 जून की बात कर रहे हैं, तो इन 7 दिन में 4 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया। उसमें से 5 जुलाई को फर्स्ट टाइम बच्चे क्लास में आए, तो दूसरे बच्चे तो पहले ही आ गए थे। तो 2,40,000 बच्चे तो क्लास में एडमिशन आ चुके हैं, और बचे बचे हुए 1,60,000 भी एडमिशन ले चुके हैं, बट इन ट्रांजिट है। तो जब मैं अपनी लिस्ट काउंट करूंगा तो जो आए और जो नहीं आए दोनों को मैं काउंट करूंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे हैं। तो जब मैं यहाँ पे 25 काउंट करूंगा तो पूरा 4 लाख करूंगा। 4 लाख में ऐसा है 2,40,000 आ चुके हैं और बचे हुए 1,60,000 इन ट्रांजिट है। इन ट्रांजिट, तो ये दोनों तो बड़े इजी वाले पॉइंट थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वजह तो इन दोनों में है। ये बोलता है कि सीओजीएस चाहिए, क्या चाहिए अपने को? पर सीओजीएस का एक रूल है, ठीक है, कि अपने को सबसे पहले सेल निकालना पड़ेगा और उसमें से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। सेल है अपना 13,60,000 का। कितना सेल है? उसमें से 3,20,000 तो हमने अप्रूवल पे भेजा था। किस पे भेजा था? तो उसमें से आधा तो उसने अप्रूवल दे दिया, मतलब रिटर्न कर लिया, आधा तो रिटर्न कर लिया। ठीक है। अब ये जो रिटर्न हुआ है ये बिफोर 30 जून हुआ है। ठीक है, मतलब मान लो 28 तारीख, 29 तारीख, 25 तारीख को हुआ होगा। तो ये बताओ क्या मेरा वो सेल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न एक तरह से। तो वो मेरे क्या करूंगा, 13,60,000 में से वो आधा 1,60,000 का जो है वो मैं रिवर्स कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बचा हुआ मेरा जो सेल होगा उसको ही मैं देखूंगा। और जब मैंने उसको ले लिया तो जब मैंने फिजिकली काउंट किया होगा तो मैंने 23 तारीख को किया था। ठीक है, और ये रिटर्न रिटर्न अभी हुआ है तो उसमें भी वो आया नहीं होगा, तो उसमें काउंट करना पड़ेगा, तो उसको मैं अपनी कॉस्ट में ऐड कर लूंगा, मतलब उसका स्टॉक मैं अपने अंदर ऐड कर लूंगा। तो मैं उसको अप्रूवल वाले को उसके अंदर क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, ऐड हो जाएगा। बट उसमें कॉस्ट ऐड होगा। तो बेटा 3 लाख 1,60,000 जो अपना था, सॉरी कितना था, 3,20,000 का था, कितना था? 1,60,000। 1,60,000 का कॉस्ट चाहिए। 1,60,000 में से 20% प्रॉफिट माइनस कर लो तो कॉस्ट मिल जाएगा। कितना कॉस्ट था अपना? निकाला था अपन ने ना, ये रहा 1,28,000। कितना था? 1,00,000। ये होगी अप्रूवल वाले, ये सी होगी ये अप्रूवल। अब लास्ट में एबनॉर्मल आइटम की देखनी है। तो ये 12 लाख जो है इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है। ठीक है, दिस इज इंक्लूडिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, दोनों है इसके अंदर। बट मैं 20% तो सिर्फ नॉर्मल पे लगा सकता हूँ। तो जो एबनॉर्मल सेल वाला है वो मैंने माइनस कर लिया, जो 1,20,000 में सेल किया है। तो बचा हुआ मेरा क्या होगा? नॉर्मल सेल। क्या होगा बचा हुआ मेरा? अब नॉर्मल सेल पे 20% माइनस कर लिया तो आई विल गेट द 2GS, बस।
अब हमको पता है कि जो एबनॉर्मल आइटम होती है वो कभी आधी हटती नहीं, हमेशा पूरी हटती है। सेल में से भी माइनस होगा और ओपनिंग स्टॉक या परचेज में से भी माइनस होगा। अब अपना ओपनिंग स्टॉक ये है, परचेज ये है, तो दोनों ही ऐड किए है, तो इसके नीचे मैं क्या क्या कर लेता हूँ, माइनस। माइनस हो गया, खत्म। इतना ही था। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? बस कॉपी कर लो। जाओ जाओ, तुम आगे आ जाओ बेटा। कैसे बहुत होती है ना, आगे आ जाओ। वो भी नहीं थी, बहुत देर में लेते, आ जाओ। तुम आ जाओ, सब चारों आगे आ जाओ। फटाफट आओ।